Hello student, good morning. Today we start chapter 12 sound. हम 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साउंड यानी कि ध्वनि। इस चैप्टर में आपके काफ़ी सारे टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। पहले तो आप उन टॉपिक पे क्लिक कीजिए जो जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टिक करवाते जाऊँगी बेटा, आप भी उन्हें अपनी बुक्स के अंदर टिक कर लेना। ये वाला टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ये आएगा, इसे टिक करो। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसे भी हमें करना है। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक 12.21 साउंड नीड्स टू मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में आएगा। इसके बाद 12.22 साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडल वेव्स, दिस वन, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसे भी टिक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट टॉपिक है 12.23 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है बेटा, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जो है 12.24, ये आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 166। जो 166 का जो आपका क्वेश्चन हेडिंग है 12.24, आप देखोगे इसमें ये वाला, तो यहाँ से आपका चैप्टर डिलीट होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करोगे और लास्ट टॉपिक तक आप इसे डिलीट कर दीजिएगा, इसमें से आपके कोई भी टॉपिक नहीं आएंगे। तो इससे पहले से यानी 166 जो पेज है और उसका जो 12.24 टॉपिक है वहाँ से आपका डिलीट होना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले का आपको कंप्लीट करना है। यानी कि जो क्वेश्चन आपका मिलेगा डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यहाँ तक आपका ये आएगा। तो यहाँ तक आपका है सिलेबस में इंक्लूडेड, यहाँ से आपको कट करना शुरू कर देना है। तो पहले मैंने आपको सिलेबस में बता दिया कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो आएंगे, इन्हीं को हम ध्यान से करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ध्वनि, जिसका नाम है हिंदी मीडियम स्टूडेंट। चैप्टर जो है हमारा ध्वनि है, उसको पढ़ेंगे हम। और ये टॉपिक मैंने जो बताए हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है वो बताना है आपको। तो हम बताते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। एवरी डे वी हेयर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक ह्यूमन्स, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन, रेडियोज एक्सेट्रा। देखो ये वाला पैराग्राफ मैं रीड कर रही हूँ स्टार्टिंग से। विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, इन सभी में जो हमने रेडियो, टीवी, मशीन, व्हीकल्स के बारे में पढ़ा है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आइज, सॉरी ईयर, आइज नहीं, गलती हो गई। तो यहाँ पर हम ईयर ही बोलेंगे। तो यहाँ आप डेफिनेशन अगर पूछे जाए कि साउंड की डेफिनेशन क्या है तो यहाँ से टिक कर लो। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का ही रूप है जिसके कारण जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है वो हमारे कान तक हमें सुनाई देती है। ठीक है, ये साउंड की आपको डेफिनेशन है। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, light energy, etc. We have talked about mechanical energy in the previous chapter. You have been taught about conservation of energy. State that we can neither create nor destroy energy. We can just change it from one form to another. When you clap, a sound is produced. Can you produce sound without utilizing your energy? इस लाइनों में हमें ये पैराग्राफ में बताना चाह रहा है कि साउंड भी एक ऊर्जा का ही रूप है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में करे हैं
हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। इसी प्रकार ध्वनि भी एक ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा के बारे में हमने पहले चैप्टर में कर चुके हैं कि ऊर्जा जो है उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ लॉ में आपने पढ़ा था केवल एक फॉर्म से हम ऊर्जा को दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना तो मिटा सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बता रहा है कि जब आप क्लैप करते हो यानी ताली बजाते हो तो ध्वनि जो है उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या आप बिना एनर्जी के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या आप कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? आप एनर्जी के बिना साउंड को क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? कौन सी ऊर्जा आपको चाहिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साउंड प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मीडियम एंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। हमारे कान तक ध्वनि कैसे पहुंचती है, हमें कैसे सुनाई देता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। एक्टिविटी दे रखी है, टेक ए ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या होता है अभी बताती हूँ मैं आपको, डायग्राम में दिखाऊंगी कौन सा ट्यूनिंग फोक होता है। आगे बता रहा है बाय स्टार्टिंग स्प्रेडिंग ए रबर पैड, ब्रिंग इट्स नियर योर ईयर। Did you hear any sound? Touch one of prongs of vibrating tuning fork with your fingers and share your experience with your friends. Now, suspended table, tennis ball or a small plastic ball or a threads from support. Take a big needle and thread. Put a knot in end of the thread. Put with the help of needle. Pass through the thread through the balls. Touch the ball gently with the prongs of a vibrating tuning fork. Observe what happened and discuss with your friend. अब पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एक्टिविटी में ये क्या हमें कहना चाह रहा है। देखिए, एक आपको ये जो मैं दिखा रही हूँ इसको बोलेंगे हम ट्यूनिंग फोक, जो आपके इसमें यू शेप और नीचे की तरफ हैंडल है। ये एक ट्यूनिंग फोक होता है। लेबोरेटरीज के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल जब करते हैं। थ्रेड आप सभी ने देखा ही हुआ, धागा। टेबल टेनिस की बॉल यहाँ पर आपको लेनी है। ट्यूनिंग फोक को आपको पहले क्या करना है, एक पैड बताया था ना, रबर पैड, उस पर आप उसको टच करना है। ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। इस बॉल के पास आप करके देखोगे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक जस्ट टचिंग सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। जैसे हम टेबल टेनिस बॉल के पास इसको टच करते हैं तो वाइब्रेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बात हुई है थ्रेड, टेबल टेनिस बॉल और ट्यूनिंग फोक। जो अब हमने एक्टिविटी में जाना था कि क्या कह रहा था ये कि स्ट्राइकिंग इट्स प्रोंग्स ऑन ए रबर पैड। रबर पैड पे स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक करने का मतलब उस पर मारना है इसको ट्यूनिंग फोक पे। और उसके बाद ब्रिंग इट्स नियर योर ईयर, आप अपने कान के पास लेके जाओगे इस ट्यूनिंग फोक को, तो वाइब्रेशन जो है इस ट्यूनिंग फोक के अंदर जो होती है वो आपको महसूस होगी। और ये वाइब्रेशन आप देखो मोबाइल में भी देखते हो, जब हम साइलेंट मोड पे करते हैं और आपके पास में यदि मोबाइल रखा हुआ होता है तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशन हमें फील होती हैं, महसूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये हमने देखो जो ट्यूनिंग फोक की एक्टिविटी की है वो केवल एयर के अंदर हो रही है। यहाँ पर ऐसा और कोई भी मीडियम हमारे पास नहीं है, ओनली एयर है, दूसरा कोई मीडियम नहीं है। सेकंड एक्टिविटी में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। अब हमने क्या लिया है, ट्यूनिंग फोक तो आपको लेना ही है, ग्लास के अंदर वाटर भी है, यानी मीडियम चेंज हुआ है ना। अब यहाँ पर हमने वाटर ले लिया है, वही प्रैक्टिकल आपको दोबारा से करना है एक्सपेरिमेंट। इसको वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को आपको ग्लास के पास लेके आना है और जब आप इस ट्यूनिंग फोक को जब पैड पे आप स्ट्राइक करके इसके पास लेके आते हो तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशन जो होंगी पानी के अंदर
जो होंगी वो भी आपको महसूस होंगी और आप इसको करके देख सकते हो। सिर्फ ये वाइब्रेशंस की बात कर रहा है। यहाँ पर भी आपको वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक पानी के अंदर, इसमें जो फ़र्क पड़ेगा वो थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होता है, पहले हमने एयर में लिया था, दोबारा हमने ग्लास के अंदर लिया है और ग्लास के अंदर इसको डीप नहीं किया हुआ है। और थर्ड एक्टिविटी में देखो यहाँ पर ये जो हमारा ट्यूनिंग फोक है ये पानी के अंदर जो है डीप है। ठीक है, अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन्स निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकलता है? फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़, एक बार मैं सेट कर देती हूँ फिर देखते हैं। फ्रॉम, बुक तो आपके पास है, अगर यहाँ क्लियर आपको नहीं दिखाई देता तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 161 पे। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू कंक्लूड्स, क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे इन एक्टिविटी से? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, क्या बिना वाइब्रेशन के किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि वाइब्रेशन नहीं होता है क्या तो साउंड प्रोड्यूस हो सकती है उसमें? इन द अबव एक्टिविटीज वी प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोक, वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोविंग, शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उसमें साउंड कब प्रोड्यूस होगी, या तो उसको स्ट्राइक करेंगे तब, या ठीक है स्क्रैच करना, स्क्रैचिंग करने से, रबिंग रगड़ने से, शेकिंग हिलाने से, अलग अलग ऑब्जेक्ट में जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। एज पर द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू वी डू द ऑब्जेक्ट, वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन जब होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है यहाँ आपको याद रखना है, वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन यानी कंपन। कंपन क्या होता है? वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड to and fro motion of an object. The sound of human voice is produced due to vibration in the vocal cord. When bird flaps its wings, do you hear any sound? Think how the buzzing sound accompanies a bee is produced. दो एग्जाम्पल इसने दिए हैं। एक वाइब्रेशन के बारे में कह रहा है कि जब वाइब्रेशन होता है तभी हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। बेटा आप कभी अपनी साउंड में जब बोलते हो तो आपके जो वॉइस बॉक्स है गले के अंदर आप उसको टच करो और जब बोलते हो तो आपको उस वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होता है। जैसे आपकी ये नेक होती है ना यहाँ पे, और ये उभरा हुआ थोड़ा सा अपना वोकल कॉर्ड होता है जो आपने 8th क्लास में वॉइस बॉक्स के बारे में पढ़ा था ना, वॉइस बॉक्स, तो उसमें भी आया था ये। तो ये वाला जो हिस्सा है अपनी नेक के अंदर, वहाँ पर वाइब्रेशंस जो है स्टार्ट होती है। आपको भी पता चल जाता है कि वाइब्रेशन हो रही है, तभी आपको सुनाई देता है, क्योंकि वाइब्रेशन के बिना साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। पक्षी जब अपने पंख को फड़फड़ाते हैं तो आपको वो आवाज़ सुनाई देती है वाइब्रेशन से। उसी प्रकार जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बी होती है, उनको बता रहे बजिंग, उनकी भी आवाज़ हमें सुनाई देती है। जब इकट्ठी हो जाती हैं बहुत सारी तो उनके गुनगुनाने की आवाज़ हमें सुनाई देती है। स्क्रैच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। रबर बैंड को आप देखो कभी स्ट्रेच करना, खींच के रखना और उसमें थोड़ा सा आप टच करना अपनी फिंगर से। जैसे आप टच करते हो तो रबर के अंदर भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। इफ़ यू हैव डन दिस देन डू इट ऑब्जर्व द वाइब्रेशन ऑफ द स्क्रैच रबर बैंड्स। रबर बैंड्स में भी आप ये वाइब्रेशन जो है सुन सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपके ये वाइब्रेशन का बताया कि जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपको साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी, साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी।
नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार से आगे ट्रांसफ़र होती है, कैसे हमें सुनाई देता है, आगे किस मीडियम में वो जाती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये हम जान चुके हैं कि साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो वाइब्रेटिंग, जब ऑब्जेक्ट होगा वाइब्रेट करेगा तभी साउंड हमें सुनाई देगी। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, और जिस माध्यम में जो सब्सटेंस है, हमारा पदार्थ जो होता है, वो साउंड जब प्रोड्यूस होती है, वो ट्रांसमिट होती है, स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह, और उसे हम बोलते हैं मीडियम, माध्यम, कि साउंड हमारी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, साउंड जो होती है वो सॉलिड में भी प्रोड्यूस हो सकती है, लिक्विड में और गैस में भी, लेकिन वैक्यूम में आप कितना ही चलाते रहना आपकी आवाज़ें नहीं सुनाई देगी, क्योंकि मीडियम ज़रूरी है साउंड के लिए। ठीक है। साउंड मूव थ्रू मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर, जो ध्वनि जो होती है वो ध्वनि सुनने वाले तक किसी ना किसी मीडियम के द्वारा ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी। When an object is set to the particle of medium around it vibrating, the particle do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of medium is contact with the vibrating object is the first displaced from its equilibrium position. It then exerts force of an adjusting particle. As a result, which is adjust particle get displaced from its position of rest. After displacing the adjustance particle, the first particle come back to its original position. This process continue in the medium till the sound reach our ear. The substance which created by a source of sound in the medium travel through the medium and not to, थोड़ा सा आगे कर देती हूँ फिर मैं इसको आपको क्लियर करती हूँ कि ये क्या कह रहा है। द मीडियम ट्रेवल टू द थ्रू मीडियम एंड नॉट टू पार्टिकल ऑफ द मीडियम। इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन किसका होता है, वाइब्रेशन जो होता है पार्टिकल्स का होता है। पार्टिकल्स जो होंगे वो वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल, तो एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कह रहा है कि पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। अब इस पार्टिकल ने, इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ ये इसके साथ एडजस्टिंग पार्टिकल्स पे अप्लाई करता है और ये अपनी फिर उसी पोजीशन में आ जाता है। ये नेक्स्ट पार्टिकल से टकराता है, फिर ये अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है, इसके बाद ये नेक्स्ट पे, और इस प्रकार ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने नेक्स्ट पार्टिकल्स पे स्ट्राइक कर देते हैं। यानी उस पर वो स्ट्राइक करने का मतलब होता है कि उस पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा जाते हैं। वो टकराने के बाद वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है जो पहले वाला पार्टिकल होता है। दूसरे वाले में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, दूसरा नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगा, स्ट्राइक करेगा और फिर ये अपनी ही पोजीशन ले लेगा। इस प्रकार पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होगा, पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे रहेंगे, केवल एक वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेशन इनके अंदर होता रहेगा। इस प्रकार इसमें जो एक्टिविटी में हमें ये बता रहा है कि यही कह रहा है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करते हैं, केवल और केवल वाइब्रेशन जो है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है, ए वेव इज ए डिस्टर्ब, यहाँ से देखो, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू द मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू द मोशन। यानी नेबरिंग पार्टिकल्स पड़ोसी पार्टिकल्स में मूवमेंट शुरू कर देते हैं और उसमें मोशन आ जाता है। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर, फिर दूसरे में भी ऐसे ही आता रहेगा। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, और वो खुद से मूव नहीं करते हैं, बट द डिस्टर्बेंस ऑफ द कैरियर कैरिड फॉरवर्ड, और आगे तक ये
वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होती जाएगी। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, वो खुद नहीं आगे बढ़ते हैं मीडियम में, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन मीडियम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साउंड जो है एक मीडियम में आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। हैंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव। साउंड वेव आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। इसको अंडरलाइन कर लो, ये आगे आपके क्वेश्चंस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको करोगे साउंड वेव्स, कहाँ से करोगे, यहाँ से कर लो। साउंड वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जो साउंड वेव जो होती हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन वेव्स की कि ये इनके पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन में होते हैं किसी भी मीडियम में, और इन्हीं मोशन को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आगे क्वेश्चन में भी आएगा, पूछा भी जाता है बार बार। नेक्स्ट देखिए, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम। एयर जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन मीडियम है। अगर एयर नहीं होगी तो आपकी साउंड नहीं सुनाई देगी। विच साउंड ट्रेवल, जिससे साउंड ट्रेवल कर जाती है। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड इट पुश्ड कंप्रेस एयर इन फ्रंट इन क्रिएटिंग रीजन हाई प्रेशर। दिस रीजन इज कॉल्ड ए कंप्रेशन रीजन। जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, कंप्रेस जब करते हैं या पुश करते हैं दूसरे को, अभी बताती हूँ, उनको हम कंप्रेशन बोलेंगे। द रीजन इज कॉल्ड क्रिएटिंग रीजन। हाई रीजन जो होगा उसको हम कंप्रेशन कहेंगे। द कंप्रेशन स्टार्ट मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड, वो अपनी दोबारा से अपनी पोजीशन में पीछे की तरफ आ जाता है। इट क्रिएट लो प्रेशर, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, उसे रेयरफैक्शन कहेंगे। जहाँ पर पार्टिकल्स कम होंगे जब वो वापस बैक आता है। फोर्थ, रैपिडली सीरीज ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर। इस प्रकार एयर के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है एक सीरीज बन जाती है। दिस मेक द साउंड वेव, और इसी से आपकी साउंड वेव बनेगी। थ्रू द मीडियम कंप्रेशन इज हाई रीजन एंड रिफ्रैक्शन इज रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो हाई वाला कौन सा हो जाएगा, कंप्रेशन वाला, ठीक है। और एयर फ्रैक्शन जो होगा वो लो रीजन का हो जाएगा, लो प्रेशर का। रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इन गिवन वॉल्यूम, कितने एरिया में कितने वॉल्यूम के अंदर वो प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन कहेंगे। देखो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे, अब ये सी आर लिखा हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं सी आर। सी कंप्रेशन, आर रेयरफैक्शन। मैंने कहा था हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर में पार्टिकल्स जो होंगे पास पास में होंगे। रेयरफैक्शन में पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, वॉल्यूम पर एरिया जो बता रहा था, वो ज़्यादा है इनकी बीच की दूरी, तो यहाँ पर पार्टिकल लो प्रेशर में कम होंगे। इस प्रकार सी आर एक सीरीज बन जाती है, और इसी सीरीज से जो है हमारी साउंड की वेव जो है प्रोड्यूस हो जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, साउंड नीड टू मीडियम ट्रेवल। ये वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका यही चैप्टर है, लास्ट 15 आपका स्कूल में चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसमें भी ज़्यादा टॉपिक आपके नहीं हैं, और इसमें भी हाफ ही चैप्टर है। तो ये मैं आपका कंप्लीट इस वीक में यानी ट्यूसडे को हो जाएगा। और आपके सिलेबस में जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, जितने भी चैप्टर हमने अभी तक किए हैं वो सारे के सारे आएंगे। मैंने सिलेबस आपको सेंड कर दिया है, पैटर्न भी भेज दिया है। फाइनल पेपर के लिए पैटर्न वही रहेगा, प्री बोर्ड का बाद में डिस्कस कर लेंगे। तब तक आपको कंप्लीट जितना सिलेबस आपका है, जो डिलीट हो चुका है 30%, वो छोड़कर सारा आएगा। थैंक यू।